नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अधिकारों की अवधारणा। हम अधिकारों की अवधारणा का अध्ययन करने से पहले, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा, समानता की अवधारणा, इनका अध्ययन किया था, इसी क्रम में आज हम अधिकारों की अवधारणा का अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति के, एक नागरिक के कौन कौन से अधिकार होते हैं और उसको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकारों का क्या आशय है और विभिन्न संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इन सब के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत हम सबसे पहले अधिकार की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं। तो यह तो सत्य है कि मनुष्य बिना अधिकारों के अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अधिकार मनुष्यों की ऐसी मांग है जिन्हें वह समाज के समक्ष और राज्य के समक्ष करता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकार मनुष्यों के, व्यक्तियों के वे दावे हैं जिन्हें समाज और राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सके। और एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा भी है कि किसी भी राज्य की पहचान उसके द्वारा स्वीकृत अधिकारों से ही होती है। और यह भी सत्य है कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो यदि हम अधिकारों की सीधी संक्षेप में परिभाषित करने का प्रयास करें अधिकारों को, तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनकी मांग व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक परिस्थितियों की मांग की जाती है जिन्हें अधिकारों के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार विद्वानों ने अधिकारों की जो परिभाषा है अनेक तरीकों से की है। जैसे लास्की लिखते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार होब हाउस ने लिखा है कि अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते हैं। इसी प्रकार बोसांके लिखते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। इसी प्रकार टी.एच. ग्रीन लिखते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसका व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय द्वारा प्रयोग है, जिसे समाज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसलिए स्वीकार किया जाता है कि वह सामान्य हित के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार ये कुछ विद्वानों की परिभाषाएं थी जिन्होंने अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि अधिकार एक मांग है जिसकी मनुष्यों के द्वारा, जो ये मांग मनुष्यों के द्वारा की जाती है। यह मांग किस में की जाती है? समाज से और राज्य से की जाती है।
इस प्रकार अधिकार मांग के रूप में अस्तित्व में आते हैं, यानी वे व्यक्तियों के दावे हैं। दूसरी बात यह है कि इन मांगों को समाज की, राज्य की, सरकारों की मान्यता प्राप्त होती है। ये इसका जो निष्कर्ष का बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है। और तीसरी जो बात है अधिकारों के संबंध में, वो ये है, अधिकार सामान्य हित की अवधारणा पर आधारित होते हैं। यानी ये केवल और केवल व्यक्तियों के हित से ही संबंधित नहीं होते, बल्कि व्यक्तियों के हित से सामान्य हित का भी जुड़ाव होता है। इस प्रकार अधिकारों में कर्तव्य भी निहित होते हैं। जो अगला बिंदु है वो ये है कि अधिकार निश्चित होते हैं। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। इस प्रकार ये कुछ बिंदु है जो इन परिभाषाओं के आधार पे हमने निष्कर्ष के आधार पे निकाले हैं कि अधिकार मांग है, और ये मांग समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकारों का दावा सामान्य हित के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इस प्रकार ये अधिकारों की परिभाषा थी। अब हम देखते हैं अधिकारों के सिद्धांत या अधिकारों के प्रकार। तो यूँ तो सभी मनुष्यों के अनेक अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मानवीय अधिकार, आर्थिक अधिकार। इस प्रकार अधिकारों के अनेक प्रकार हैं। यदि हम संक्षेप में इनका विवेचन करें तो इस प्रकार हम इनका विवेचन कर सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन सिद्धांत है, यानी सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है अधिकारों का, वह है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और यह सिद्धांत यह मानता है कि मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये अधिकार उसको प्रकृति प्रदत्त होते हैं और ये मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। इनका अस्तित्व, यानी प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व राज्य की उत्पत्ति से पूर्व, समाज के विकास से पूर्व भी बना रहता है। जैसे जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार, ये ऐसे अधिकार हैं जिनको प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार होब्स ने प्राकृतिक अधिकार को व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों की संज्ञा दी है और उन्होंने कहा है जीवित रहने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ये होब्स कहता है। जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना की है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। इसी प्रकार मिल्टन, वोल्टेयर, दिदरो, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस प्रकार ये अधिकारों का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान समय में इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। जो अगला अधिकार है वह है नैतिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्तियों के ऐसे आग्रह है
जो समाज की चेतना पर आधारित होते हैं। इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसका प्रवर्तन यानी इसको लागू समाज के विवेक पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो अगला अधिकार है वह है सामाजिक अधिकार। इन अधिकारों का संबंध व्यक्ति के जीवन और संपत्ति से है। इन्हें नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध सभ्य जीवन की अनिवार्य स्थितियों के साथ है। इस प्रकार इस श्रेणी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति, संपत्ति, धर्म तथा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो अगला अधिकार है वो है राजनीतिक अधिकार। इन अधिकारों का संबंध मानव की राज्य के कार्यों में भागीदारी से है। इस श्रेणी में इस प्रकार के अधिकार आते हैं जैसे मत देना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद को प्राप्त करना, सरकार का विरोध करना, उसकी आलोचना करना। इस प्रकार इसे राजनीतिक अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार जो अगला अधिकार है वो है आर्थिक अधिकार। जब हम आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, अधिकारों के आर्थिक प्रकार की बात करते हैं, तो इन अधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवसाय, उसके लाभदायक नियोजन से इसका आशय होता है ताकि मनुष्यों को भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या का समाधान हो सके, यानी व्यक्तियों को मूलभूत अधिकारों की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके अंतर्गत उचित तरीकों से आजीविका कमाने का अधिकार भी निहित होता है। काम का अधिकार इसी श्रेणी में आता है। इसी से विश्राम एवं मनोरंजन का अधिकार जुड़ा हुआ है ताकि व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी कर सके। श्रमिकों को अपने हितों की और रक्षा की खातिर संगठन और संघ बनाने का अधिकार भी प्राप्त इसी अधिकार के अंतर्गत होता है। श्रमिकों को उचित मजदूरी पाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी भी इसी अधिकार के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये अधिकार वर्तमान शताब्दी की सामाजिक चेतना की देन है। इन अधिकारों की व्यवस्था करके हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हें मानव अधिकार माना जाए या नागरिक अधिकार माना जाए, यह विवाद का विषय हो सकता है। अब राज्यों के द्वारा नागरिकों को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्यों को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक वे अधिकार निरर्थक ही होंगे। तो इस प्रकार नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। निम्न बिंदुओं को अपनाकर हम नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान कर सकते हैं। जैसे लोगों के जो अधिकार हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, वो राज्य के संविधान में सम्मिलित किए जाने चाहिए ताकि उन्हें मौलिक अधिकारों का दर्जा प्राप्त हो सके और ऐसा करके राज्य उनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार देश में स्वतंत्र और प्रेस यानी मीडिया होने आवश्यक है ताकि लोगों को उनके नागरिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जब इनके अधिकारों का अतिक्रमण हो तो समाचार पत्र उनको अपने अधिकारों को लेकर जागरूक कर सकें। इसी प्रकार एक प्रावधान ये भी होना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण की जगह सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि सब नागरिकों के अधिकारों की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो, उनके दुरुपयोग की आशंका निराधार हो।
इसी प्रकार एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि जब भी किसी भी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण हो तो वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सके। इसी प्रकार सिविल सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाए। इस प्रकार इन बिंदुओं को अपनाकर हम नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।